जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो भी दोस्त जिस किसी भी एग्जाम के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिएगा दोस्तों। आप तभी दोस्तों सफल होगे जब आप अपनी पढ़ाई को नियमितता दोगे। डेली जो आप 2 घंटे 4 घंटे जो पढ़ रहे हो, डेली आप उस रूटीन को जारी रखोगे। चाहे आप पढ़ाई दोस्तों किसी भी स्तर से करें, किसी भी माध्यम से करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क दोस्तों इस चीज़ से पड़ता है कि आप कंटिन्यूटी कितनी रख पाते हो, आप नियमितता कितनी रख पाते हो अपनी पढ़ाई में। तो आइए दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं जो करंट का टॉपिक है, जनवरी से जो अप्रैल माह में, या आप कह सकते हो 2021 से संबंधित जो भी कुछ करंट अफेयर से संबंधित जो बिंदु हैं, कुछ एक नई नियुक्तियां हुई हैं, तो उनसे संबंधित ये वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ से आप छोटे छोटे कांस्टेबल से लेके स्टेट पीसीएस आरएएस जैसे एग्जाम, या फिर आप एसएससी रेलवे जैसे भी एग्जाम में भी आपको निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो सभी एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि खाली कांस्टेबल के एग्जाम को ध्यान में रख के ये वीडियो बनाया गया है। इसमें कोशिश की गई है कि आप जिस किसी भी एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे संबंधित, तो आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। मेरी कोशिश यही है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है, थोड़ा बहुत आपको समझ आता है, कुछ याद होता है, थोड़ी मदद मिलती है आपको इससे, तो इसको लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला जो वीडियो उसको समय पे अवेलेबल हो सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसको और आसानी से इनको याद रखने का प्रयास करते हैं। ये चीज़ें दोस्तों आपको लिखी हुई कहीं पे भी मिल जाएंगी। मैं बार बार बताता हूँ, वीडियो बनाने का दोस्तों उद्देश्य यही है कि यहाँ से आपको कुछ सीखने के लिए मिले, कुछ समझ के आप जाओ, कुछ याद करके जाओ। तो आइए दोस्तों इनको याद करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अपन ने कुछ एक जो अर्धसैनिक बल है दोस्तों, तो इनके महानिर्देशक जो डीजी है ये नए नियुक्त हुए हैं। तो पहले एक बार अपन जिन अर्धसैनिक बल हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, इनके जो महानिर्देशक चेंज हुए हैं उनके नाम याद करते हैं और उसके बाद आगे धीरे धीरे इस पूरे वीडियो को याद करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सीआरपीएफ के नए डीजी कौन बने हैं? डीजी क्या होता है दोस्तों? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो डीजी का मतलब डायरेक्टर जनरल होता है। तो सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन है दोस्तों? नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो नाम याद रखना है दोस्तों, कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह बने हैं दोस्तों सीआरपीएफ के महानिर्देशक। सीआरपीएफ की अब फैक्ट की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी दोस्तों 1936 ईस्वी में और मुख्यालय सीआरपीएफ का दिल्ली के अंदर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी दोस्तों, इससे अगला जो फैक्ट और देख लेते हैं। एक और फैक्ट है, इसका जो आदर्श वाक्य भी दोस्तों कई बार एसएससी और रेलवे में कई बार आदर्श वाक्य पूछा गया है, इसलिए इसको भी अपन देखते हैं। सीआरपीएफ का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है दोस्तों? सेवा व निष्ठा। तो ध्यान रखना, इसका आदर्श वाक्य या मोटो जिसको आप कह सकते हो, आदर्श वाक्य है दोस्तों सेवा व निष्ठा। तो सीआरपीएफ से संबंधित 3 बिंदु। नए डीजी कौन बने हैं? कुलदीप सिंह। स्थापना 1936 और आदर्श वाक्य सेवा व निष्ठा। मुख्यालय इनका दिल्ली में है ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईटीबीपी के नए डीजी कौन बने हैं? तो आईटीबीपी जो संस्थान है दोस्तों, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसके जो नए डीजी, नए महानिर्देशक बने हैं संजय अरोड़ा। तो नाम याद रखिएगा दोस्तों, संजय अरोड़ा जी बने हैं आईटीबीपी के नए महानिर्देशक। अब आईटीबीपी की स्थापना कब हुई दोस्तों? आईटीबीपी की स्थापना 1962 ईस्वी में और मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है दिल्ली में। आदर्श वाक्य की बात करते हैं तो आईटीबीपी का आदर्श वाक्य है दोस्तों शौर्य, दृढ़ता व कर्म निष्ठा। ये दोस्तों आदर्श वाक्य आईटीबीपी का कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। तो आईटीबीपी का आदर्श वाक्य आप ध्यान रखना है, शौर्य, दृढ़ता व कर्म निष्ठा है आईटीबीपी का आदर्श वाक्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीएसएफ, जो बीएसएफ है दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो बीएसएफ के नए डीजी, नए महानिर्देशक कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। नाम याद रखिएगा, पंकज कुमार सिंह बने हैं बीएसएफ के नए महानिर्देशक। स्थापना कब हुई थी बीएसएफ की? स्थापना हुई थी दोस्तों 1965 ईस्वी में। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली में है। और आदर्श वाक्य अपन दोस्तों देखते हैं बीएसएफ का। तो बीएसएफ का आदर्श वाक्य है ड्यूटी अंटिल डेथ। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखना है। ड्यूटी अंटिल डेथ है बीएसएफ का आदर्श वाक्य। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, सीआईएसएफ के नए डीजी कौन है? तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नए डीजी या नए महानिर्देशक कौन बने दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, सीलवर्धन सिंह। सीलवर्धन सिंह को बनाया गया है सीआईएसएफ के महानिर्देशक।
स्थापना कब हुई दोस्तों सीआईएसएफ की? तो स्थापना हुई थी दोस्तों 1969 1969 में हुई थी इसकी स्थापना। और मुख्यालय की अपन बात करें तो मुख्यालय है सीआईएसएफ का न्यू दिल्ली के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों अपना अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना असम राइफल। तो असम राइफल के नए महानिर्देशक कौन बने हैं, नए डीजी कौन बने हैं? तो ध्यान रखना प्रदीप चंद्रन नायर। प्रदीप चंद्रन नायर को बनाया गया दोस्तों असम राइफल का महानिर्देशक। और असम राइफल की स्थापना की बात करें तो असम राइफल की स्थापना हुई थी दोस्तों 1835 ईस्वी में। और मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय दोस्तों ध्यान रखना आपको है शिलोंग में। बाकी सभी अर्धसैनिक बलों का मुख्यालय कहाँ आ रहा था? दिल्ली के अंदर आ था, लेकिन असम राइफल का मुख्यालय ध्यान रखना है अपने को शिलोंग में है। और ये दोस्तों एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जो असम राइफल है ये सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। तो ओल्ड का मतलब क्या है? सबसे पुराना है, ये सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल है। तो इसको भी आप ध्यान रखें। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स या पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है, तो आप बताओगे असम राइफल। सॉरी दोस्तों, जैसा कि आपकी इसकी स्थापना से भी आपको ध्यान पड़ जाएगा 1835 ईस्वी में इसकी स्थापना हो चुकी थी। तो आइए दोस्तों एक बार अपन इनको वापस एक बार याद करते हैं। याद रखने का दोस्तों बेस्ट तरीका है कि आप कंपेयर करके थोड़ा चीजों को पढ़े। तो देखिएगा अपन एक बार इनका मुख्यालय याद करें तो सभी का मुख्यालय दिल्ली के अंदर है, असम राइफल का मुख्यालय शिलोंग में है। अपने को एक बिंदु याद हुआ। उसके बाद बात करते हैं इसकी स्थापना की दोस्तों। तो ध्यान रखना है सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में, आईटीबीपी की स्थापना हुई 1962 ईस्वी में, सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी बीएसएफ की स्थापना 1965 में, सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में, और असम राइफल की सबसे पहले हो चुकी थी 1835 में। तो इनकी स्थापना को याद किया 1936, फिर उसके बाद होती है 1962 में, फिर होती है 1965 में, फिर होती है 1969 में, और ये सबसे पुराना है 1835 में। इस प्रकार से आप कंपेयर करके इनकी स्थापना याद रखोगे, क्योंकि जो दोस्त एसएससी रिलेटेड या फिर रेलवे से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह दोस्तों इनसे स्थापना से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके महानिर्देशक या डीजी की। तो आप इनके महानिर्देशक या डीजी का दोस्तों नाम याद रखोगे। नाम आपको याद रखना ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इनके महानिर्देशक का आपको नाम याद रखना है। एक बार अपन रिकॉल कर लेते हैं। सीआरपीएफ के डीजी कौन है दोस्तों? कुलदीप सिंह। आईटीबीपी के डीजी कौन है? संजय अरोड़ा। बीएसएफ के डीजी कौन है? पंकज कुमार सिंह। सीआईएसएफ के डीजी कौन है? शीलवर्धन सिंह। जैसे दोस्तों आप कोई भी याद करने के लिए कोई भी ट्रिक या जो भी आपका दिमाग उचित समझे उस प्रकार से याद रख सकते हो। जैसे सीआईएसएफ है दोस्तों, तो सीआईएसएफ के नई डीजी कौन है? सी से ही दोस्तों चालू है, जैसे सीआईएसएफ है, और सी से ही शीलवर्धन, सीआईएसएफ शीलवर्धन। तो इस प्रकार से आप थोड़ा अपना माइंड को यूज करके भी आप थोड़ा ट्रिक बना के भी आप इन नामों को याद रख सकते हो। जिसमें थोड़ी बहुत ट्रिक बनती है उसको अपने याद रखने के लिए आप हल्का फुल्का उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं ट्रिक के ऊपर ज्यादा जोर देता नहीं हूं दोस्तों, मैं समझ के ऊपर जोर देता हूं। लेकिन कई बार जैसे अपने पास काफी सारे नाम आ गए तो वहां पे आप अपनी यादाश्त को मजबूत बनाने के लिए हल्का फुल्का ट्रिक का यूज कर सकते हो। अब दोस्तों अपन सीआईएसएफ का नए डीजी देखे शीलवर्धन सिंह, असम राइफल का देखे प्रदीप चंद्रन नायर। तो ये सब अपन ने डीजी इनके याद किए, महानिर्देशक अपन ने याद किए। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। उसके बाद है दोस्तों आरपीएफएस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, रेलवे सुरक्षा बल सेवा। तो रेलवे आरपीएफएस के नए डीजी कौन बने हैं दोस्तों? तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए डीजी बने हैं, महानिर्देशक बने हैं संजय चंद्र। तो संजय चंद्र का नाम आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आरपीएफएस के नए महानिर्देशक बने हैं संजय चंद्र। और आप आरपीएफएस की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? रेलवे सुरक्षा बल सेवा। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एनसीबी के नए डीजी या नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिर्देशक बने हैं दोस्तों सत्यनारायण प्रधान। तो सत्यनारायण प्रधान को किसका बनाया गया है? एनसीबी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय तटरक्षक आईसीजी, भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी का मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड। भारतीय तटरक्षक के नए डीजी कौन बने दोस्तों? तो भारतीय तटरक्षक के नए डीजी बने दोस्तों वीरेंद्र सिंह पठानिया। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने कल का जो वीडियो डाला था उसमें भी करवा दिया था। तो आज मैं हालांकि एक साथ जैसे इन को लिख रहा हूं इन संगठनों को, इसीलिए मैंने आज भी इसको शामिल कर दिया है। तो भारतीय तटरक्षक बल का नया डीजी आप ध्यान रखिएगा वीरेंद्र सिंह पठानिया को बनाया गया है। तो आइए इन दोनों को वापस याद करते हैं। रेलवे सुरक्षा बल सेवा का डीजी किसे बनाया गया? संजय चंद्र को। और एनसीबी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए डीजी बनाए सत्यनारायण प्रधान को।
और भारतीय तटरक्षक का जो नया डीजी बनाया है दोस्तों वो वीरेंद्र सिंह पठानिया को बनाया है। तो दोस्तों जो चीज़ें आपको याद नहीं होती हैं आप उनका पेयर बना के याद करिए, 2-2, 3-3 को पेयर बना लें उनका और उसके बाद में उनको याद करें, ताकि पहले आप इन शुरू के 3 को याद कीजिएगा, उसके बाद अगले 3 को याद कीजिएगा, ताकि आप उनको आसानी से याद रख सको। अगर सभी को आप एक फ्लो में पढ़ोगे दोस्तों तो निश्चित रूप से आप उनको याद नहीं कर पाओगे। इसलिए याद करने का बेस्ट तरीका है कि आप टुकड़ों में याद करो, छोटे छोटे टुकड़ों में याद करोगे तो निश्चित रूप से याद कर पाओगे। और एक बार दोस्तों एक करंट है, करंट का वीडियो आप एक बार देखने से आपको ये याद नहीं होगा, इसलिए एक बार आप वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट मार के रखने के बाद उसको एक बार या 2 बार आप रिपीट कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपके याद हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं इससे आगे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो ध्यान रखना है दोस्तों, एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निर्देशक बने दोस्तों विवेक गोगिया। विवेक गोगिया का नाम ध्यान रखना है, जो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के नए निर्देशक बने हैं विवेक गोगिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर के नए डीजी या नए महानिर्देशक कौन बने हैं दोस्तों? गुरबीर पाल। गुरबीर पाल बने हैं नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए डीजी, नए महानिर्देशक। तो गुरबीर पाल का आप नाम ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एनसीसी से संबंधित। एनसीसी से दोस्तों पुराने फैक्ट पूछे जाते हैं तो उनको देखते हैं। एनसीसी की स्थापना कब हुई? एनसीसी की स्थापना हुई 1948 ईस्वी में, 1948 में हुई थी दोस्तों एनसीसी की स्थापना। मुख्यालय पूछे तो आप वही नई दिल्ली बताओगे। आदर्श वाक्य इसका आपको ध्यान रखना है, एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? एकता व अनुशासन। एकता व अनुशासन है इसका आदर्श वाक्य। तो एनसीसी से कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं? एक तो इसके डीजी गुरबीर पाल बने हैं, स्थापना 1948, आदर्श वाक्य एकता व अनुशासन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पॉइंट दोस्तों आप एनसीसी से और भी ध्यान रख सकते हो यहां से कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी दल है या फिर ये इसको कह सकते हो संगठन है ये। तो कई बार पूछा जा सकता है आपसे कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी दल या संगठन है, तो वहां पे आपको काफी सारे दूसरे देशों की जो कह सकते हो एनसीसी टाइप जो फोर्स है उनका नाम डाल दे और एक अपना एनसीसी का नाम डाल दे। तो ध्यान रखना है एनसीसी ये अपने भारत देश का नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है। तो इसको आप याद रखिएगा, इस फैक्ट को, पुराना ओल्ड जीके से संबंधित फैक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों इससे आगे। चलिए दोस्तों, रा के प्रमुख, रो जो दोस्तों एक अपने सेंटर की एजेंसी है, रिसर्च एनालिसिस विंग। रो की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? रिसर्च एनालिसिस विंग। तो रो के प्रमुख किसे बनाया गया है? रो के प्रमुख बनाया गया दोस्तों सामंत कुमार गोयल को बनाया गया है। तो नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। रो के प्रमुख सामंत कुमार गोयल को बनाया गया है। और रो की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? स्थापना हुई थी 1968, 1968 में हुई थी इसकी स्थापना। मुख्यालय दोस्तों इसका भी न्यू दिल्ली के अंदर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना दोस्तों आईबी के प्रमुख कौन है? तो रो के देखने अपने सामंत कुमार गोयल। अब देखते हैं आईबी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इंटेलिजेंस जो ब्यूरो अपनी है भारत देश की, उसके जो प्रमुख है वो हेड है, वो किसे बनाया गया है? तो इसके हेड है दोस्तों अरविंद कुमार। तो यहां से दोस्तों थोड़ा हल्का सा आप याद रख सकते हो, आईबी मतलब आई से स्टार्ट हो रहा है, इधर एस से स्टार्ट हो। तो आईबी के कौन है? अरविंद कुमार। और रो के कौन है? सामंत कुमार गोयल। तो इस प्रकार से आप इनको ध्यान रख सकते हो। तो अब बात करते हैं दोस्तों आईबी की स्थापना। तो आईबी की स्थापना कब हुई? आईबी की स्थापना हुई दोस्तों 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में हुई आईबी की स्थापना। और मुख्यालय की बात करें तो वही नई दिल्ली के अंदर है इसका मुख्यालय। तो आईबी और रो को दोनों आपको, क्योंकि दोनों ही दोस्तों ये गुप्तचर एजेंसियां हैं, तो इनको दोनों को एक साथ आप याद रखोगे। और एनसीसी से संबंधित फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए महानिदेशक विवेक गोगैया को बनाया गया। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी इसको ले लिया था, अब की बार वापस इसको इंक्लूड कर लिया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अब आता है अपना नाडा, NADA। नाडा के नए डीजी कौन बने हैं? सबसे पहले तो नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होती है दोस्तों नाडा की फुल फॉर्म। तो नाडा क्या है दोस्तों? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो नाडा के जो डीजी है दोस्तों, महानिर्देशक है, डायरेक्टर जनरल है, वो कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ सिंह बने हैं दोस्तों नाडा के महानिर्देशक। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाडा के महानिर्देशक पूछे या डीजी पूछे आपको तो बताओगे सिद्धार्थ सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने दोस्तों?
ये दोस्तों अभी चेंज हुए हैं, तो इसको आप ध्यान रखना है। तो यूपीएससी है जो संघ लोक सेवा आयोग जिसको आप कहते हो, जो दोस्तों अपने सिविल सर्विसेज होती हैं, अपने यूपीएससी की जो पेपर होता है दोस्तों, उसका जो आयोजन कराता है, जिससे अपने आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनते हैं। तो वो जो हाई लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, उनका आयोजन करवाता है यूपीएससी। तो संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर मनोज सोनी। तो डॉक्टर मनोज सोनी को बनाया गया यूपीएससी का नया अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखना है। स्थापना कब हुई दोस्तों यूपीएससी की? स्थापना हुई थी दोस्तों 1926 ईस्वी में। मुख्यालय आपसे पूछे तो इसका जो हेडक्वार्टर है यूपीएससी का वो नई दिल्ली में ही है। और दोस्तों कई बार आपको स्टैटिक पॉइंट के रूप में आपसे पूछेगा कि क्या यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, या कहने का मतलब क्या यूपीएससी का संविधान के अंदर उल्लेख है? तो ध्यान रखना है, यूपीएससी है ये एक संवैधानिक संस्था है, इसका संविधान में उल्लेख है। और कहाँ उल्लेख है ये भी पूछा जाता है, तो कहाँ उल्लेख है? अनुच्छेद नंबर 315, आर्टिकल नंबर 315 ये बताता है कि अपने संविधान में यूपीएससी के गठन की व्यवस्था की गई है। तो उम्मीद करता हूँ यूपीएससी से संबंधित सभी बिंदु याद रखोगे। अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी, स्थापना 1926, मुख्यालय दिल्ली में, और 315 अनुच्छेद दोस्तों ये बताता है कि इसके अंदर 315 आर्टिकल के अंदर संविधान में इसका उल्लेख मिलता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार ऐसे क्वेश्चन है छोटे कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट है अपना जो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में, उसका जो मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो एन.वी. रमन्ना बने इसके मुख्य न्यायाधीश। और इसके नाम से दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नंबर पूछा जाता है कई बार। तो कौन से नंबर के हैं? तो ध्यान रखिएगा, 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन बने हैं? एन.वी. रमन्ना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जीके का पॉइंट है बिंदु उनसी की। तो इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? स्थापना हुई 1950 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ स्थित है? जैसा कि मैंने बताया नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जो पहले न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? पहले मुख्य न्यायाधीश दोस्तों बने थे, ध्यान रखना है अपने को, एच.जे. कानिया, जिसको आप पूरा नाम है हीरालाल कानिया। तो एच.जे. कानिया बने थे सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, काफी बार पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, तो आपको कई बार शॉर्ट में लिख के दे देगा एच.जे. कानिया, कई बार हीरालाल कानिया इस प्रकार से लिख देगा। तो कानिया आपको ध्यान रखना है स्पेशली। तो एच.जे. कानिया बने थे सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश। वर्तमान पूछे तो एन.वी. रमन्ना है, जिनका क्रम है 48वां क्रम, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इसमें दोस्तों वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या भी आपसे पूछ सकता है, और काफी बार पूछा भी गया है एसएससी जैसे एग्जाम्स में, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है। क्योंकि दोस्तों आज से 2-3 साल पहले ये न्यायाधीशों की संख्या थी 31, उसके बाद में 3 न्यायाधीश और बढ़ा दिए गए। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या आपसे पूछे तो वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या बताओगे दोस्तों आप 34 न्यायाधीश बताओगे, 33 अन्य न्यायाधीश हैं और 1 मुख्य न्यायाधीश है। तो ये न्यायाधीशों की संख्या ध्यान रखनी है, 33 अन्य न्यायाधीश हैं और 1 मुख्य न्यायाधीश है। टोटल कुल मिला के दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट में 34 मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर दोस्तों कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभ में कितने मुख्य न्यायाधीश थे, स्टार्ट में जब ये शुरू हुआ था तो उस समय ध्यान रखना दोस्तों 8 थे। प्रारंभ में कितने थे? 8, 7 अन्य थे और 1 मुख्य था। और अब वर्तमान में कितने हैं? 34। तो दोनों बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद रखता हूं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सभी बिंदु आपको याद हो चुके होंगे और अच्छे से समझ आ चुके होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जस्ट अभी बना है। पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं दोस्तों? क्योंकि आप सभी लोग अगर न्यूज़ देखते हो, मैगजीन्स या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो सभी को पता है पाकिस्तान काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। वहाँ की जो सरकार है, इमरान खान की जो सरकार थी, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, दोनों सदनों में पारित हो गया। दोनों सदनों में पारित होने के बाद जैसा कि आप सब लोग जानते ही हो कि प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना होता है, तो उसकी इमरान खान की सरकार को गिरा दिया गया अविश्वास प्रस्ताव लाकर। उसके बाद में वहाँ पर दोस्तों जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो नाम याद रखिएगा, शहबाज शरीफ बने हैं पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। और इनका क्रम आपको ध्यान रख सकते हो दोस्तों, 23वें नंबर के बने हैं ये प्रधानमंत्री। यहां से दोस्तों आपको एक बात मैं और बता देता हूं पाकिस्तान से संबंधित। वो बात दोस्तों ये है कि पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वह देश कौन सा है जिसका प्रधानमंत्री आज तक, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आज तक पूरा कार्यकाल संपन्न नहीं कर पाया। तो ध्यान रखना ऐसा देश पाकिस्तान है।
वहां पे कोई प्रधानमंत्री 5 वर्ष पूरा नहीं कर पाया है। तो अभी नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? शहबाज शरीफ नाम ध्यान रखिएगा। और किसकी जगह है ये? इमरान खान की जगह पे है। क्रम याद रखिएगा, 23वें नंबर के ये बने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उसके आगे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि जो भारत के सभी बैंक है ये लेन देन का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही संपन्न करते हैं। तो आरबीआई के जो गवर्नर है दोस्तों, गवर्नर बने हैं शक्तिकांत दास। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी सारी एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास है। नंबर दोस्तों इसका स्पेशली याद रखिएगा, जिस प्रकार से यहाँ पे आप याद रखते हो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नंबर 48वां है, उसी प्रकार से रिजर्व बैंक के गवर्नर का जो सीरियल नंबर आप कौन से नंबर के हैं, तो ये है दोस्तों 25वें नंबर के। इसको स्पेशली आप ध्यान रखिएगा, 25वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं शक्तिकांत दास जी। स्थापना कब हुई थी दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, आरबीआई की? क्योंकि आरबीआई अपन ने देखा तो आरबीआई से संबंधित जो पुराने पॉइंट है दोस्तों काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्पेशली दोस्तों ये पुराने पॉइंट में ज्यादा आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और रीट जैसे जो राजस्थान के लेवल के जो एग्जाम होते हैं, पटवारी, रीट, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, वहां से दोस्तों जो नेशनल जीके का जो स्टैटिक पॉइंट आते हैं, जो पुराने जो बिंदु पूछे जाते हैं वो ज्यादा गहराई से पूछे नहीं जाते, वो डायरेक्ट मोटे मोटे बिंदु पूछे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित बिंदु पूछ लिया, आरबीआई से संबंधित बिंदु पूछ लिया। तो अगर आप इन सबको यहाँ से ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से आप करंट के साथ साथ अपने जो स्टैटिक जीके है उसको भी आप कवर कर पाओगे। वहां के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको एज इट इज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ और निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। इसीलिए मैं साथ में स्टैटिक पॉइंट इसीलिए लिखता हूँ। बाकी मैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन यहाँ पे करंट के लिख सकता हूँ, लेकिन उससे क्या है कि आपकी समझ दोस्तों विकसित नहीं होगी, तो थोड़ा आपको जानने के लिए मिलेगा उस चीज से संबंधित, तो आपकी समझ भी विकसित होगी और निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है दोस्तों वो सही दिशा में हो पाएगी। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आरबीआई की अपनी स्थापना देखें तो आरबीआई की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1935 में हुई थी दोस्तों आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। इसका राष्ट्रीयकरण आपसे पूछे तो 1949 में हुआ था दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण। तो स्थापना पूछे तो कब बताओगे? 1935 में। राष्ट्रीयकरण पूछे तो बताओगे 1949 में। अब आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आरबीआई का मुख्यालय दोस्तों मुंबई के अंदर स्थित है। तो ये इस बिंदु को आपको ध्यान रखना है। अब आरबीआई से संबंधित और कौन से बिंदु पूछे जाते हैं? स्थापना से संबंधित देख लिया, मुख्यालय अपन ने देख लिया। अब दो क्वेश्चन दोस्तों और फेमस आरबीआई से। एक आपसे पूछा जाएगा आरबीआई के पहले गवर्नर जनरल थे, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से तो आप आंसर बताओगे ओस्वार्ड स्मिथ, जो एक अंग्रेज थे दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो आप आंसर बताओगे सीडी देशमुख। तो दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आरबीआई का पहला गवर्नर, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे दोस्तों? पहले भारतीय गवर्नर, सॉरी, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे दोस्तों? सीडी देशमुख थे। और आरबीआई के दोस्तों पहले गवर्नर पूछे, पहला गवर्नर पूछे या पहला अंग्रेज गवर्नर पूछे तो आप बता सकते हो ओस्बॉर्न स्मिथ थे दोस्तों, जो एक अंग्रेज थे। तो पहला पूछे तो ओस्बॉर्न स्मिथ, पहला भारतीय पूछे तो सीडी देशमुख, वर्तमान पूछे तो शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर, स्थापना पूछे तो 1935 में, राष्ट्रीयकरण पूछे तो 1949 में। इतने बिंदु को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दोस्तों किसे चुना गया है? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए दोस्तों अवीक सरकार को। ध्यान रखना, पीटीआई दोस्तों एक न्यूज एजेंसी है, देश की बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है। तो पीटीआई का जो वर्तमान अध्यक्ष किसे चुना गया? अवीक सरकार को। आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हो कि प्रेस चाहे तो कुछ भी कर सकती है, चाहे तो सरकार का तख्ता पलट कर सकती है, न्यूज वगैरह छाप के उसके विरोध में। तो इस प्रकार से पीटीआई का अध्यक्ष कौन है? सरकार। कौन सरकार? अवीक सरकार को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग, ये दोस्तों बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, काफी सारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो दोस्तों आपका यहीं से बनेगा, नीति आयोग की फुल फॉर्म बताओ। तो फुल फॉर्म पूछी जा सकती है छोटे एग्जाम्स में, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ध्यान रखोगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है। अब दोस्तों इसके उपाध्यक्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान में कौन है पूछे जाए तो आप बताओगे डॉक्टर राजीव कुमार है नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष। अगर नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष पूछे आपसे, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, तो आप आंसर बताओगे अरविंद पनगड़िया है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। अगर नीति आयोग के वर्तमान सीईओ पूछे दोस्तों,
नीति आयोग के वर्तमान सीईओ पूछे तो वर्तमान सीईओ दोस्तों बताओगे आप अमिताभ कांत को। यहाँ पे दोस्तों आप अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं तो ध्यान रखना यहाँ पे अमिताभ कांत के साथ ऑप्शन में आपको शक्तिकांत दास जरूर नाम ऑप्शन डालेगा, ताकि आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि वो कांत है और ये शक्तिकांत है, तो कहीं आप कंफ्यूज होके शक्तिकांत मत लगा के जाना। ध्यान रखना यहाँ पे अमिताभ है, वहां पे शक्तिकांत है आरबीआई में। तो अमिताभ कांत कौन है? नीति आयोग के सीईओ हैं, और शक्तिकांत दास कौन है? आरबीआई के गवर्नर है। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना है। और नीति आयोग के पहले सीईओ दोस्तों आपसे पूछे कि नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे, तो नीति आयोग के पहले सीईओ दोस्तों आप बताओगे सिंधु श्री खुल्लर। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एक दो बार रेलवे में पूछा गया है कि नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे। जब इसकी स्थापना हुई थी उसमें पहले सीईओ कौन बने थे? सिंधु श्री खुल्लर बने थे। पहले उपाध्यक्ष पूछे तो अरविंद पनगड़िया पूछे, अरविंद पनगड़िया बताओगे। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके अध्यक्ष देख लिया, सॉरी दोस्तों उपाध्यक्ष देख लिए और सीईओ देख लिया। अब इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। तो ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछ ले कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे, तो आप बताओगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। उस समय है वो मोदी गवर्नमेंट ही थी, मोदी उस समय प्रधानमंत्री। तो सीधी बात है, पहले प्रधानमंत्री मोदी थे। और अभी का वर्तमान में पूछे इसके अध्यक्ष कौन है, तो अभी भी वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। तो और दोस्तों आपसे ये पूछ सकता है कि नीति आयोग वो किस संस्था के स्थान पे लाया गया है? तो नीति आयोग दोस्तों वो योजना आयोग पहले एक चलता था, तो योजना के आयोग के स्थान पे लाया गया है। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया, ऐसा आप कह सकते हो, या फिर कह सकते हो योजना आयोग की जगह नीति आयोग शुरू कर दिया गया। स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो स्थापना भी दोस्तों ध्यान रखोगे पूछी गई है ये। और एक बिंदु और ध्यान रखोगे, गैर संवैधानिक संस्था है ये दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। ये बिंदु भी पूछा जाता है कि नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है, संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है। तो आप ध्यान रखोगे इसका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया है, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। तो उम्मीद करता हूं नीति आयोग से संबंधित सभी बिंदु आपके याद हो चुके होंगे। एक बार रिकॉल करते हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार और प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत और प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। इसके अध्यक्ष ऑलरेडी प्रधानमंत्री हैं ही। 1 जनवरी 2015 को की गई थी दोस्तों इसकी स्थापना। गैर संवैधानिक ये संस्था है। फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बढ़ते हैं इससे आगे। थल सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख देखते हैं दोस्तों, जल सेना प्रमुख देखते हैं और वायु सेना प्रमुख देखते हैं। मैंने इन तीनों को एक साथ इसीलिए लिखा है ताकि दोस्तों आप तीनों को आसानी से याद रख सको। तो देखिएगा दोस्तों, जो वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख है दोस्तों वो है MM नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे। जल सेना प्रमुख आप बताओगे R हरि प्रसाद को, R हरि प्रसाद है जल सेना प्रमुख। और वायु सेना प्रमुख बताओगे विवेक राम चौधरी को। तो तीनों नाम आप याद रखना है, क्या क्या है? MM नरवणे, R हरि प्रसाद और विवेक राम चौधरी। तीनों नाम आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं ये याद हो चुके होंगे आपके। अब दोस्तों इनसे संबंधित 3 दिवस हैं जो इनकी स्थापना हुई थी उसके उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? थल सेना दिवस पूछे तो 15 जनवरी बताओगे, जल सेना दिवस 4 दिसंबर और वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर। तो तीनों के दिवस भी आप एक साथ मैंने इसीलिए लिखे ताकि आप इनको याद रख सको। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान CDS आपसे पूछे कि वर्तमान में जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उसके चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के चेयरमैन है दोस्तों, ये भी MM नरवणे को बनाया गया है। तो ध्यान रखना है, वर्तमान CDS पूछे तो MM नरवणे बताओगे और थल सेना प्रमुख भी MM नरवणे बताओगे दोस्तों। थल सेना प्रमुख बहुत जल्द चेंज कर दिया जाएगा दूसरा, क्योंकि इसको जैसे